हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल RSD ऑनलाइन क्लासेस। इस क्लास में मैं आज आप लोगों के साथ मासिक मूल्यांकन माह दिसंबर 2021 कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के असाइनमेंट की सॉल्यूशन शेयर कर रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न कहता है IUCN का पूरा नाम लिखिए। IUCN का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, प्रकृति एवं प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ। दूसरा है ग्रीन हाउस गैस के नाम लिखिए। ग्रीन हाउस गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS। प्रश्न तीसरा है पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग में जल है। उत्तर है इसका 71% भाग जो है वह पृथ्वी का जल से ढका हुआ है। प्रश्न 4 गिर राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है। उत्तर है इसका गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। प्रश्न 5वां है विश्व का फेफड़ा किसे कहते हैं। इसका उत्तर है अमेज़न वर्षा वनों को हम विश्व का फेफड़ा कहते हैं। प्रश्न 6वां है विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। इसका उत्तर है ब्राज़ील। प्रश्न 7वां भारत का स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है। इसका उत्तर है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तरांचल नैनीताल में है, वो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। प्रश्न 8वां CFCS का पूरा नाम लिखिए। CFCS एक ग्रीन हाउस गैस भी है जिसका मैंने पहले भी बताया है, इसको बोलते हैं हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। प्रश्न 9वां है भोपाल गैस कांड में कौन सा गैस जो है रिसाव हुआ था। उसका उत्तर है MIC जो है भोपाल गैस कांड में रिसाव का कारण बना था, जिसके कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। इसका फुल फॉर्म है मिथाइल आइसोसाइनाइड। प्रश्न 10वां है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इसका उत्तर है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 11वां है बंगाल का आतंक हम किसे कहते हैं। जलकुंभी बंगाल का आतंक कहलाता है। प्रश्न 12वां वायुमंडल के किस परत पर वायुयान उड़ते हैं। इसका उत्तर है वायुमंडल के समताप मंडल पर वायुयान उड़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 है ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों के नाम और उनके 4 प्रभाव लिखें। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत जो है वो प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम दोनों हो सकते हैं। प्राकृतिक स्रोत जो है वो आंधी, तूफान, भूकंप, तेज वर्षा, बिजली के कड़कने, इनसे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। इसके अलावा कृत्रिम या मानवजन्य स्रोत जो होते हैं परिवहन के कारण होने वाले ध्वनि प्रदूषण है, कल कारखानों से निकलने वाले आवाज़ें, इसके अलावा टीवी, रेडियो, लाउड स्पीकर, इन सभी से भी जो है वो ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव क्या होते हैं। इसका पहला प्रभाव है कि ध्वनि प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव मनुष्य की श्रवण शक्ति पर पड़ता है। दूसरा, ज़्यादा शोर होने पर जठर पेशियाँ संकीर्ण तथा त्वचा में उत्तेजना पैदा हो जाती है। तीसरा, शोर के कारण हृदय में धड़कन तथा रक्तचाप और रुधिर जो है उसका प्रभाव बढ़ जाता है। मानसिक तनाव तथा कार्यक्षमता में हानि होती है। प्रश्न 14 कहता है रेडियो सक्रिय अपशिष्ट क्या है, इसके दुष्प्रभाव लिखिए। रेडियो सक्रिय अपशिष्ट क्या होता है। वह विशिष्ट प्रकार का प्रदूषक है जो जल, मृदा और वायु में भौतिक रूप से रेडियो सक्रिय विकिरणों की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। इसके स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। प्राकृतिक विकिरण, परमाणु कचरा, परमाणु विस्फोट। इसका प्रभाव क्या है। परमाणु बमों के उपयोग में सर्वाधिक रेडियो सक्रिय प्रदूषण होता है। सन 1945 के तृतीय विश्व युद्ध में अमेरिका द्वारा जापान के 2 प्रमुख नगरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया, जिससे दोनों नगर पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। दूसरा है परमाणु संयंत्रों में रिसाव होने पर हजारों व्यक्ति अकस्मात अत्यधिक विकिरण के संपर्क में के कारण मौत के मुंह में चले जाते हैं। तीसरा है समुद्रों के नाभिकीय विस्फोट से उनका जल भी जो है वो दूषित हो जाता है, जिसका प्रभाव होता है कि जलीय जीव और पादप जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण जिससे बनने वाले अपशिष्ट जो रहते हैं वो जीनों में म्यूटेशन जो है वो उत्पन्न करते हैं। इसका तात्कालिक प्रभाव भी देखा जाता है, जैसे कि त्वचा में घाव हो जाना, आंखों में जलन, डायरिया, उल्टी, ये सभी जो है वो रेडियो जो एक्टिविटी के कारण होने वाले लक्षण होते हैं। अगला है आपका 15वां क्वेश्चन। जैव आवर्धन को उदाहरण देकर समझाइए। जैव आवर्धन क्या है। उद्योगों के अपशिष्ट जल में उपस्थित कुछ विषैले पदार्थ जलीय खाद्य श्रृंखला में कुछ जैव आवर्धन कर सकते हैं। तात्पर्य यह है कि वह परिघटना जिसके अंतर्गत कुछ विशेष प्रदूषक आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते हुए ऊतकों में जमा हो जाते हैं, वे जैव आवर्धन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए DDT।
DDT जो है वो जल में यदि प्रेजेंट है तो जैसे उसका 0.003% ppm पार्ट्स पर मिलियन में यदि वो उपस्थित है, तो यदि उस जल को कोई प्राणी प्लवक जो है वो एक खाद्य श्रृंखला से लेते हुए मत्स्य भक्षी तक के ये DDT जो है वो पहुंच जाता है, क्योंकि वो डिपॉजिट हो जाता है टिश्यू में और इसका कंसंट्रेशन जो रहेगा वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, वही कहलाता है जैव आवर्धन। तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि जल से लेकर के मत्स्य भक्षी तक के जो DDT का कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा, वो कम नहीं होता है, वो किसी भी प्रकार से उत्सर्जित नहीं होते हैं और आहार श्रृंखला में लगातार बढ़ते जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जाति क्षेत्र संबंध में समाश्रयम या रिप्रेशन का ढलान का क्या महत्व है। देखो, प्रकृतिविद वॉन हमबोल्ट के अनुसार कुछ सीमा तक किसी क्षेत्र की जाति समृद्धि क्षेत्र की सीमा बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। जाति समृद्धि और वर्ग को अनावृत बीज पौधा, पक्षी, चमगादड़ मछलियों की व्यापक किस्मों के क्षेत्र के बीच संबंध यदि स्थापित किया जाए तो एक आयताकार परिवलय होता है, उसका हमको आकार ऐसा मिलेगा। तो इनके बीच यदि हम समीकरण निकालें तो log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। यहाँ पर s है जाति समृद्धि और a होगा वहाँ पे एरिया, c इज इक्वल टू होगा y अंतःखंड और z इज इक्वल टू रेखीदान। यदि हम किसी बड़े समूह के जाति क्षेत्र संबंध का भी विश्लेषण करते हैं तब भी हमें ये ज्ञात होगा कि इस रेखा का ढलान तीव्र रूप से तिरछी खड़ी होती जाएगी और z का पारस रेंज जो रहेगा 0.6 से 1.2 हमको मिलेगा। जैसे महाद्वीप के उष्ण कटिबंधीय वनों के फलाहारी पक्षी, स्तनधारियों, इन सभी का जो ढलान होता है z जो होता है वो क्या मिलेगा हमको 1.15 मिलेगा। यहाँ पे आप इसका चित्र देख सकते हैं जिसमें हम जाति समृद्धि यानी s और क्षेत्र के बीच में ग्राफ खींचते हैं। अगला है आपका प्रश्न 17वां, पादप की जाति विविधता 22% तथा जंतुओं की 72% है, क्या कारण है कि जंतुओं की अधिक विविधता मिलती है। तो देखिए, इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। देखिए, क्या है कि जंतुओं में अनुकूलन की क्षमता पाई जाती है, यानी वातावरण में यदि चेंज होता है तो वो अपने बॉडी में मॉडिफाइड कर सकते हैं और एडॉप्टेशन यानी प्रकृति के अनुरूप जो है वो अपने शरीर को अनुकूलित कर लेते हैं, जिसके कारण क्योंकि उनके बॉडी में क्या पाए जाते हैं, तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, ठीक है, एंड सिक्रेटरी ग्लैंड्स होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, जिसके कारण हार्मोन सिक्रीशन, इन सब के कारण अपनी बॉडी में वो चेंजेस कर सकते हैं। इस कारण से वो वातावरण के प्रति अधिक अनुकूल होते हैं, इसलिए उनकी जो है विविधता अधिक होती है। दूसरा है, प्राणियों में प्रचलन का गुण पाया जाता है। यदि विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर देखते हैं, पलायन कर सकते हैं, जबकि पौधे जो रहते हैं वो एक स्थान पर स्थिर रहते हैं। इस कारण से उन परिस्थितियों का उनको सामना करना पड़ता है। कुछ जो रहते हैं वो जीवित रह पाते हैं और कुछ जो रहते हैं वो एडॉप्टेशन नहीं कर पाते, इसलिए वो मर जाते हैं, इसलिए उनमें ज़्यादा विविधताएँ हमको देखने को नहीं मिलती है। अगला है आपका आखिरी प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में अंतर लिखिए। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, राष्ट्रीय पार्क का गठन विशेष प्रकार के शरणास्थली के रूप में संरक्षण के लिए किया गया। अभ्यारण्य क्या होते हैं, वन्यजीवी अभ्यारण्य का गठन किसी एक प्रजाति अथवा कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है। दूसरा है, राष्ट्रीय उद्यान में मानव गतिविधियों की अनुमति नहीं होती है, जबकि अभ्यारण्य में सीमित मानव गतिविधियों की अनुमति होती है। राष्ट्रीय उद्यान को अभ्यारण्य घोषित नहीं किया जा सकता, जबकि अभ्यारण्य को हम राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। चौथा है, राष्ट्रीय उद्यान की सीमाएं जो रहती है कानूनों द्वारा दी जाती है, जबकि अभ्यारण्य में सीमाएं कानून द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। यहाँ पर आपका असाइनमेंट खत्म होता है। यदि आपको हमारे सॉल्यूशंस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। इसके अलावा हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन होता है। थैंक यू सो मच।